वकालत के पेशे से समाज के हर तबके को न्याय दिलाने और सेवा करने का जज्बा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती चली गई। इस वृत्ति से पूर्वजों के अनुभव का संकलन खुद की उपलब्धियों का आधार बनता चला गया। कभी धरातल पर धैर्यपूर्व वकालत करने की शुरुआत करने वाले श्री दिनेश नारायण पाठक अब ऊंचाइयों की उन उपलब्धियों को पा चुके हैं जहां पहुंचने के लिए धैर्य, धर्म, संयम की सीढ़ी से चढ़ा जाना संभव होता है, जो हर किसी के लिए संभव तो नहीं, पर वारिस के रूप में उनके सुपुत्र दीप्तांशु की कड़ी मेहनत, लगन कुछ ऐसे संदेश देते हुए कि अपने पिता पूर्वजों के आदर्श पर चलकर समाज के हर तबके की सेवा और मदद करने की उम्मीद ऐसे ही बरकरार रहेगी। सामान्य अधिवक्ता से मध्य प्रदेश अधिवक्ता संघ के को चेयरमैन तक का सफर वाकई संयम और साहस का एक परिचायक रहा। अपने फादर को काफी समय तक मैं देखता रहा और उस चीज से काफी अध्ययन ये करता था कि क्या एक्चुअली वकालत कोई एक आपका काम है या कुछ कमाई का जरिया है या एक ये सर्विस है। ये दो चीज़ मेरे दिमाग में हमेशा रहती थी, जो मेरे फादर ने बहुत क्लियरली इसको क्लियर किया मेरे इस पॉइंट को कि वकालत आपके लिए या हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए कभी एक कमाई का जरिया नहीं रहा। कमाई आती है, पैसा तो एक हर चीज़ का पार्ट एंड पार्सल है, बट वकालत हमेशा से एक सर्विस की तरह मानी गई हमारे परिवार में। मेरी मदर भी जज रहीं, उन्होंने भी अपनी सर्विस जुडिशरी को काफ़ी समय तक दी, अभी पिछले साल ही वो रिटायर हुई हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे फैमिली में तब से चलती आ रही, जब से हमारे दादाजी का पूरा चालू हुआ था वकालत के पेशे से। फिर पापा का बार काउंसिल में जाना और अब मेरा यहाँ पे आना। तो मेरे फादर ने बड़ी अच्छी एक सीख दी थी मुझे उस चीज़ के बारे में कि हमेशा काम वो करो जो तुम्हारे दिल को अच्छा लगे, जो तुम्हें लगे कि सही है और जो समाज के लिए भी अच्छा हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यक्तित्व। मैं हूं प्रकाश मोहन जायसवाल। व्यक्तित्व के इस खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता संघ के को चेयरमैन श्री दिनेश नारायण पाठक जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। पहले तो बहुत बहुत बधाई हो सर। लगभग 70,000 वकीलों का प्रतिनिधित्व और ख़ासतौर से एक छोटे से शहर से, ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। ये सब लोगों का प्यार है, हमारे वकील साथियों का मेरे प्रति स्नेह है, जिस कारण से सफलता मुझे मिली है। बिल्कुल। और मैं 2008 से कंटिन्यूस, दिस इज़ माय थर्ड टेन्योर, और कभी कोई बाधा नहीं आई मेरे को इस चुनाव को जीतने में। तो मेरे इस पूरे संभाग, शहडोल संभाग में लोगों का बड़ा प्रेम और स्नेह मुझे मिला है। पूरे प्रदेश से तो मिला ही मिला है, लेकिन खास तौर से मेरे जो शहडोल संभाग के हमारे अधिवक्ता साथी हैं, खास तौर से युवा साथियों का बहुत बड़ा सहयोग मेरे साथ। बिल्कुल सर, व्यक्तित्व के इस करियर में हम आगे जाएंगे, उपलब्धियों पर बात करेंगे, आपके संघर्ष पर बात करेंगे। सबसे पहले आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, मेरे ग्रैंडफादर पंडित जगदम्बिका प्रसाद पाठक, हम लोग एक्चुअली बेसिकली शहपुरा, जो आपका डिंडोरी, जिसमें आजकल डिंडोरी जिला में है, जी जी, वहाँ के हम लोग रहने वाले थे। अब मेरे ग्रैंडफादर 1930s के पहले उमरिया में महाराजा गुलाब सिंह उनको लेके आए थे, और उस ज़माने में वो एक बहुत अच्छे, कहना चाहिए कि इंग्लिश के अच्छे जानकार, हिंदी के अच्छे जानकार और पढ़े लिखे व्यक्तित्व के धनी थे। और उमरिया में एक चपड़ा खाना करके एक फैक्ट्री थी जी, तो महाराजा गुलाब सिंह जी ने उनको वहाँ पर एज ए मैनेजर अपॉइंट किया था, और काफ़ी समय तक उन्होंने वहाँ पे काम किया अपना। और उसके बाद कुछ ऐसे कारण हुए कि उनको रिज़ाइन करना पड़ा। फिर उसके बाद मेरे फादर वकालत में आ गए थे 1943 से। बिल्कुल। तो पूरे परिवार की जिम्मेवारी, कहना चाहिए, मेरे फादर के ऊपर आ गई थी। मेरे फादर 4 भाई थे और उनकी एक बहन थी, तो मेरे फादर सबसे बड़े थे, और मेरे 2 अंकल डॉक्टर थे और एक अंकल मेरे वकील थे। बिल्कुल। अब करीब करीब वो पीढ़ी पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। अब पूरी जिम्मेवारी अब हम ही लोगों के ऊपर है। चूँकि आपका पूरा परिवार ही कहीं ना कहीं वकालत की पेशा से जुड़ा था, ये एक संस्कृति के तौर पर आपको ये मिली या आपका पैसा नहीं था शुरू से? देखिए, मैं अगर व्यक्तित्व के बारे में बोलूँ, तो मेरा कोई पैसा वकालत का नहीं था, या कहना चाहिए मेरी लाइफ जो थी कभी इस तरफ नहीं थी कि मुझे वकील ही बनना है।
लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बनती गई और मेरे फादर का जो इस प्रदेश में जो नाम और पहचान बनी, बिल्कुल। तो मुझे अचानक इस पेशे में आने की ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि पापा के बाद मेरे बड़े भाई जो थे श्री पी.एन. पाठक जी, वो माननीय हाई कोर्ट जबलपुर में शिफ्ट हो चुके थे, और शेडोल का जो हमारा ऑफिस था वो कोई नहीं बचा था यहाँ पर, बिल्कुल। जिस कारण मुझे 1983 में लॉ करने के बाद मैंने अपने फादर के साथ यहाँ पे काम करना शुरू किया, और आज मैं कह सकता हूँ कि मैंने अपने फादर का नाम और फेम श्री दीप नारायण जी का कहीं भी कुछ कमज़ोर नहीं होने दिया है, बल्कि उसमें और तरक्की करने की कोशिश की है। मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता संघ के को चेयरमैन के रूप में है, अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, जबकि हम देखते हैं कि लगभग 70, जैसा मैंने पहले कहा कि 70,000 वकीलों का प्रतिनिधित्व करना, वो बड़े बड़े शहरों से लोग चुन के आते हैं, उनमें से केवल 25 लोगों का चुनाव होना, और फिर हमारे शहर से एक ऐसे व्यक्तित्व का चुनाव, आपको लगता है ये शहर के लिए बड़ी उपलब्धि है या आपकी व्यक्तिगत उपलब्धि है? देखिए, मैं इसको किसी की उपलब्धि नहीं कहूँगा जी। मैं तो ये कहूँगा कि निश्चित रूप से इस संभाग को कहना चाहिए शहडोल संभाग, या पुराना हमारा जो शहडोल जिला था, जी, जिसको अब संभाग का नाम दे दिया गया है। मैं वर्ष 2008 में पहली बार इस इलेक्शन को मैंने फाइट किया था। इसके पहले मैं अपने डिस्ट्रिक्ट बार शहडोल में 2 बार प्रेसिडेंट रह चुका था, तो मेरी कुछ तो वकीलों के लिए करने की एक तमन्ना थी, बिल्कुल। लेकिन इस चुनाव में जो बार काउंसिल का चुनाव था, इसमें मेरी कोई ऐसी अपेक्षा नहीं थी कि मुझे बार काउंसिल का चुनाव लड़ना है, बिल्कुल। लेकिन मेरे जो साथी लोग हैं, मेरे जो कलीग्स लोग हैं, उनमें से एक कलीग हमारा दिलीप दीक्षित भी था, अभी भी है, वो जाके मेरे लिए एक फॉर्म ले आया, और हमारे दूसरे लोगों ने मुझे भरवा के जबरदस्ती से कहते हैं ना कि किसी मैदान में झोंक दो, मैदान में यार, बिल्कुल बिल्कुल, उस तरह से उन्होंने उतार दिया। मुझे इस चुनाव के बारे में कोई आइडिया नहीं था, लेकिन हमने भी प्रण कर लिया कि जब इन लोगों ने इतनी इच्छा से, प्रेम से मुझे खड़ा किया है, तो मैं मेहनत करूँगा। और उसमें सबसे बड़ा सहयोग जो था, हमारे शहडोल संभाग के जितने भी हमारे युवा साथी थे, उनका बहुत ज़बरदस्त सहयोग था मेरे साथ, क्योंकि मैं 83 से इस पेशे में था, तो लोग मेरे व्यक्तित्व से, मेरे कार्य से परिचित थे, मेरे परिवार की पृष्ठभूमि से परिचित थे। इतने उन लोगों के सहयोग के कारण और उन लोगों के बिल्कुल मतलब कहना चाहिए कि जोर शोर से मेरा प्रचार करने के कारण, बिल्कुल, मुझे प्रदेश की हर जगह से मेरे को वोट मिले, बिल्कुल। और जिस कारण से मैं 2008 में पहली बार जीता, फिर 2012 में मैं दोबारा जब जीता, तो पूरे 5 साल में वाइस चेयरमैन रहा स्टेट बार काउंसिल में, बिल्कुल। और उसके बाद मैं 2 बार उसी दौरान ऑफिसिएटिंग चेयरमैन के रूप में भी मैंने काम किया 6 महीने। और अभी इस बार भी मैं जब चुनाव जीत के आया, तो अभी इसमें वर्तमान में को चेयरमैन के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन ये कोई मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये मेरे युवा साथियों का, उनका स्नेह का और प्रेम का ये कारण है, जो मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और मुझे ठंडा बैठने नहीं देते वो लोग। जिला अधिवक्ता संघ के भी लगातार अब अध्यक्ष रहे। मैं सिर्फ 2 टेन्योर मैंने लड़ा था, जी जी, और दोनों में मैं विजय होकर अध्यक्ष बना था। तीसरे टेन्योर का चुनाव होने ही वाला था, मेरी कोई इच्छा नहीं थी चुनाव लड़ने की, क्योंकि मैं किसी पद से बन के रहने वाला व्यक्तित्व का आदमी नहीं था, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ढूंढ रहा था कि अचानक दिनेश दीक्षित जी रात में मेरे पास आए, उस समय मात्र उनकी 2 वर्ष की प्रैक्टिस थी, और उन्होंने कहा कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, आप मुझे मदद करेंगे? मैं कहा नहीं, तुम्हारा भी बहुत कम समय हुआ है, और सबसे पहली चीज़ तो ये कि तुम ऐसा नहीं कि बीच में क्विट कर जाओगे चुनाव से, बिल्कुल। मुझे नहीं, अगर आप मेरा साथ दोगे तो मैं बिल्कुल लड़ूंगा। तो फिर हम लोगों ने उनको लड़ाया और वो विजयी भी हुए। तो एक अच्छा संयोग था कि मेरे साथ एक ऐसी टीम जुड़ी हुई थी जो हर तरीके से, चाहे वो कह रहे हैं अपन इस वकालत के साथ साथ इस राजनीतिक क्षेत्र में भी अपना एक स्थान रखते थे लोग बाग, और उन लोगों ने मुझे बहुत ही भरपूर सहयोग दिया और अभी भी दे रहे हैं, बिल्कुल। आज भी मैंने 2008 से पहले या 2000 में जो मैंने टीम बनाई थी अपने पूरे ज़िले में, बिल्कुल, वो आज भी मेरे साथ है। और मेरा प्रयास हमेशा ये रहता है कि लोग जो मुझसे जुड़े हैं वो मुझसे अलग ना हो, बिल्कुल। वो अपने कारणों से अलग हो जाए, एक अलग बात है, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन मेरा प्रयास हमेशा रहता है सबको जोड़ के रखने का रहता है। एक चीज़ हमने और देखी है, जबकि आप एक आदर्श के रूप में देखे जाते हैं, जो भी आपके कनिष्ठ हैं, जो भी कलीग हैं, वो हमेशा आपको एज ए आइडियल के रूप में देखते हैं। लेकिन जब से आप जिला अधिवक्ता संघ से स्टेट में गए, एक कसमोकस की स्थिति रही चुनाव को लेकर, लोगों में अच्छा खासा उठा पटक था, उसका कारण क्या मानते हैं? ये आप स्टेट बार के बारे में पूछ रहे हैं? मैं जिला की बात कर रहा हूँ। देखिए, जिला का उठा पटक या
चुनाव की जो बात होती है, जी क्योंकि दिनेश दीक्षित जी काफ़ी समय तक अध्यक्ष रह चुके थे और हम लोग भी उनके साथ ही थे और उनका अच्छा उन्होंने काम भी किया, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग देखिए हर बड़े आदमी या सक्सेस आदमी के पीछे कुछ बुराई करने वाले लोग रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं उसका कोई कारण नहीं मानता हूँ। लेकिन जहाँ तक सवाल है परिवर्तन का, तो परिवर्तन तो हमेशा होना है और उसी का परिणाम था कि इस बार राकेश सिंह बघेल जी अध्यक्ष बने हैं। बिल्कुल। और मेरी अपेक्षा है कि निश्चित रूप से वो भी अच्छा काम करेंगे, जैसे कि हमारे दिनेश दीक्षित जी ने किया था। तो परिवर्तन तो होना चाहिए, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो भी अधिवक्ता होते हैं, खासतौर से आप जैसे एक बड़े लेवल के, तो किसी राजनीतिक पार्टी से उनका एक जुड़ाव होता है। आपका किसी राजनीतिक पार्टी से? देखिए बहुत कठिन प्रश्न पूछ लिया आपने। मैं इस वकालत में आने के पहले जरूर था एक्टिव था, यूथ कांग्रेस में एक्टिव था। उसमें कांग्रेस का ज़माना था 1982 और 81 के बीच में। लेकिन एक ऐसा वाकया हुआ कि एक यहाँ पे कांग्रेस का शिविर हुआ जिसमें जिला यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाना था। बिल्कुल। और उसमें मैं भी एक दावेदार हो सकता था, लेकिन मैं नहीं चुना गया और मेरे उमरिया के मित्र अजय सिंह जी जो विधायक भी रह चुके हैं उनको चुना गया। तो उसके बाद मैंने चिंतन किया कि राजनीति में आने से मेरे को फ़ायदा क्या है। बिल्कुल। मैंने देखा कि मेरे पारिवारिक पृष्ठभूमि में इस वकालत के पेशे के अलावा और कोई काम नहीं था। तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं राजनीति में चला गया तो शायद आर्थिक तंगियों का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल। तो मैंने उसके बाद पूरे तन मन से और अपने को इस वकालत के पेशे में झोंक दिया और तब से मैं लगातार आज तक इसी में जुड़ा हुआ हूँ। हमारे पास कोई और व्यापार का कोई साधन नहीं है, एकमात्र आय का स्रोत हमारा ये पेशा है। तो मैंने अपने पिता को आदर्श मानते हुए और देश के बड़े बड़े नामी गिरामी वकीलों के बारे में अध्ययन करके उनको आदर्श मानते हुए मैं उसी आचरण में चल रहा हूँ और इसी कारण लोगों का मुझे स्नेह और प्रेम लगातार मिल रहा है। आप बड़े वकील हैं, आपकी फीस भी बड़ी होती होगी, आपके पास बड़े बड़े लोग आते होंगे न्याय के लिए। जो गरीब है फिर ऐसे में वो क्या करेगा? क्या आपका सानिध्य नहीं प्राप्त हो सकता, आपकी सेवा नहीं प्राप्त हो सकती, वो फिर कैसे? देखिए बड़ा कठिन सवाल कर दिया है आपने, लेकिन मैं अगर आपको एक शब्द में कहूँ तो मैं अपने पापा के ज़माने से देख रहा हूँ कि मेरे यहाँ राजेंद्र ग्राम या कहना चाहिए रिमोट इलाके से ऐसे लोग भी आते थे कि जो बेचारे एक लंगोटी लगा के आया करते थे। बिल्कुल। और आप ताजुब करोगे कि मेरे फादर के ज़माने से जो हम लोगों को एक वो मिली है प्रेरणा, हर तरह के व्यक्तित्व के लोग उनके पास काम करते थे, चाहे किसी के पास पैसा हो या ना हो, लेकिन वो सबका काम करते थे, जिसकी जो इच्छा होती थी पैसा देते थे। लेकिन ये बात भी सही है कि हमारे पास अच्छे बड़े बड़े लोग भी आते हैं। बिल्कुल। मेरे फादर बड़े बड़े कंपनियों के वकील थे, आज मैं उनको होल्ड कर रहा हूँ। लेकिन बड़े और छोटे का हमारे यहाँ कोई प्रश्न नहीं है। मेरे पास एक लंगोटी वाला आदमी भी आ सकता है और उसके पास फीस हो या ना हो, अगर मुझे लगता है कि उसका जो प्रॉब्लम है या समस्याएं है वो जेन्युइन है तो उसकी मैं ज़रूर मदद करता हूँ। और सबसे बड़ी बात मैं एक और बता दूँ आपको कि आजकल आप लोग सोचते होंगे लोक अदालतों के बारे में या लीगल एड के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। जो सरकारों की मदद से कोर्टें लोगों को ग्रांट करती हैं, ये संस्था मेरे फादर ने 1982 में शुरू किया था शेड्यूल में, और उसी के तहत वो गरीब लोगों की बिल्कुल निःशुल्क मदद किया करते थे। बिल्कुल। तो वही प्रेरणा मुझे भी मिली है और मैं उससे से अभी भी काम कर रहा हूँ। बिल्कुल। प्रोफेशन के दौरान, प्रैक्टिस के दौरान निश्चित रूप से कहा जाता है चिकित्सकों को वकील से कभी झूठ नहीं बोला जाता, वहाँ पे क्लियर हो जाता है कि गलत कौन है सही कौन है। ऐसे में क्या कुछ ऐसी परिस्थिति आई कि जब आप गलत व्यक्ति का साथ दे रहे हों और उस समय कैसा महसूस होता है? देखिए ये बात सही है कि जो पक्षकार हमारे पास आता है जी, उससे सबसे पहले तो मैं यही पूछता हूँ कि तुम मुझे सही बात बताओ। और सही का मतलब से भी होता है कि जो तुम्हारा घटना घटी है वो आप मुझे बताओ, और मुझे लगेगा तो मैं तुम्हारा केस लूँगा, अंततः कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन इस मुद्दे पे मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि जहाँ पर महिलाओं के साथ अत्याचार, बच्चों के साथ अत्याचार के जो मामले हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अधिकतर इस तरह के मामले न लूँ, और वो भी ख़ास तौर से महिलाओं के विरुद्ध। तो मैं आजकल आपने सुना होगा एक पास्को एक्ट का एक नया कानून बना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें जो 18 साल से कम उम्र की बच्चियां होती हैं, उनके साथ जब भी कोई ऐसा अभद्र व्यवहार करता है या कोई गलत काम करता है, मैं बताऊं आज तक मैंने एक भी मुकदमा उस तरह का नहीं लिया। मेरे पास आते हैं लोग, बहुत लोग आते हैं, मैं उनको दूसरे बड़े वकीलों के पास भेज देता हूँ। लेकिन मैं एक मानना है मेरा कि मेरी भी बच्चियाँ हैं, मेरे समाज में भी बच्चियाँ हैं, तो मैं ऐसे लोगों के मुकदमा ले करके उस बच्चियों के प्रति जो अन्याय है उसको मैं गलत तरीके से न्याय दिलाने की कोशिश नहीं करता हूँ। 2004 के बाद लगातार शहडोल न्यायालय का विखंडन हुआ, जबकि आप एक बड़े पद पे थे, ओहदे पर थे, जबकि ये स्थितियां बड़े बड़े शहरों में होनी चाहिए थी। शहडोल में
कई भागों में न्यायालय छोटे छोटे स्तर पर स्थापित हुए। देखिए, विखंडन की जहाँ तक बात है, एक राजनीतिक कहना चाहिए या आपसे कहना चाहिए वैश्विक दृष्टि से हर जगह विखंडन तो हो रहा है। अब विखंडन से नुकसान नहीं है, क्योंकि पहले मैं जरूर विरोधी था इसका। जी। मेरे अध्यक्षीय कार्यकाल में जब अनूपपुर जिला का निर्माण हुआ था तो हम लोगों ने इसका बड़ा विरोध किया था, शेड्यूल में रह करके मैं अध्यक्ष था, और इसके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक में हमने याचिका लगाई थी, लेकिन कहना चाहिए उसमें हम सफल नहीं हो पाए इस विखंडन को रोकने में। लेकिन कुछ दिनों बाद मैंने ये देखा कि इस विखंडन को न कह के कहना चाहिए कि जो क्षेत्र ऐसे पिछड़े क्षेत्र थे जहाँ पर कोई तरक्की या कोई ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं हो रही थी, तो ये छोटे छोटे जिले बनने से या इन जगहों पर न्यायालय खुलने से लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय मिला और उस क्षेत्र का विकास भी बहुत अच्छा हो रहा है। अब मैं जब भी कभी लोगों के पास जाता हूँ तो शायद हो सकता है मेरी वो गलती रही हो कि जिस विखंडन का मैंने विरोध किया था, आज वो यथार्थ रूप लेके चाहे अनूपपुर का जिला हो या आपका उमरिया जिला हो, ये बड़ी तरक्की कर रहे हैं। तो मुझे बड़ा प्रसन्नता होती है कि हमारे युवा साथी जो वहाँ पे वकालत करते हैं उनको भी जिला न्यायालय तक जाने का अच्छा मौका मिलता है, काम करने का मौका मिलता है। तो मेरा इस बारे में बिल्कुल साफ और स्पष्ट रुख है कि मैं अब विखंडन का कोई विरोध नहीं करूँगा। इसके बाद भी जब बड़े जगह के न्याय की हम बात करते हैं तो लोगों में ये रहता है कि बड़े जगह में अगर न्याय हो रहा है तो वहाँ पे थोड़ा सा संतोष और असंतोष की जो स्थिति रहती है उसको बड़े जगह और छोटी जगह का सवाल नहीं है। इस विखंडन से थोड़ा सा नुकसान पक्षकारों का होता है। बिल्कुल। क्या है, देखिए, शेड्यूल या उमरिया बहुत पुरानी अदालतें थी जी, और वकीलों का एक अच्छा यहाँ पे ग्रुप, ये अच्छे लोग वकीलों में विद्वान लोग थे। अब जब कभी नई अदालतें खुलती हैं तो वहाँ खास तौर से जो युवा साथी होते हैं वही आते हैं। बिल्कुल। और उन लोग को मेहनत करना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि वो उतनी मेहनत नहीं कर पाते हैं, इसलिए कभी पक्षकारों का नुकसान जरूर होता है। वकीलों का तो कोई नुकसान नहीं होता। देखिए, कोई पक्षकार अगर हमको कहीं ले जाना चाहेगा तो उसकी फीस देता है वो। तो पक्षकार को न्याय मिलना चाहिए, अच्छा न्याय मिलना चाहिए, मेरा ये उद्देश्य है। बिल्कुल। आपकी धर्मपत्नी भी लेबर कोर्ट में जज रही। जी। पति एक ओहदेदार अधिवक्ता। ऐसे में जो फरियादी होते हैं, जो आपके साथ लोग आते हैं, उनकी उम्मीदें बढ़ जाती होंगी कि शायद धर्मपत्नी हैं तो हमें और बेहतर तरीके से। ये आपने एक बहुत अच्छा वाकया चर्चा में लाया। मेरी वाइफ, मेरी मैरिज के मतलब 90 में मेरी मैरिज हुई थी जी। और 91 में उनका सिलेक्शन एज ए लेबर जज हुआ था। जी। पूरे प्रदेश में उन्होंने टॉप किया था, इस पोस्टिंग में भी नंबर 1 पे थी। और मैं ये बता दूँ कि लॉ करते समय भी उन्होंने पूरे APS यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल लिए थे, 2 गोल्ड मेडल। जी। तो शी इज़ वेरी टैलेंटेड और उनको उस तरह से उनको पद भी मिला। और न्यायाधीश के रूप में मैंने जो जाना, जो समझा है, कभी उन्होंने अपने पद के गरिमा के अनुरूप ऐसा कोई कार्य नहीं किया। आज जहाँ भी उनके बारे में आप जब कभी चर्चा करोगे तो बड़ा सम्मानपूर्वक ढंग से लोग उनका नाम लेते हैं। और जो वाकया आपने पूछा कि एक न्यायाधीश और एक वकील के बीच में कभी कभी इस तरह की बातें आती हैं, तो ये वाकया मेरे साथ वैसे तो कहीं नहीं हुआ, लेकिन जब मेरी वाइफ जबलपुर में थी तो वहाँ से कई कॉल्स आया करते थे मेरे पास, फ़ोन। और उनका एक ही सवाल था कि सर हमको आपसे कुछ लीगल इश्यूज़ पर डिस्कशन करना है। जी। तो देखिए, मैं भी इतना अनुभवी तो था, मैं जानता था कि हम लोगों का एक जो वकीलों का एक ग्रुप होता है, बिल्कुल बिल्कुल, वो किस तरह से अपनी प्रैक्टिस करता है। तो मैं सबसे पहले उनसे तो यही कहता था कि आप बताइए आप बोल कहाँ से रहे। तो वो पहले टालते थे। मैं कहता नहीं, जब तक आप डिस्क्लोज नहीं करोगे आई एम नॉट गिविंग एनी सजेशन एंड एनी मैटर। देन जब वो कहते थे कि मैं जबलपुर से बोल रहा हूँ तो मैं उनको और तेज़ लाउडी आवाज़ में बोलता था, जिसमें तुम रिकॉर्ड भी कर लो कि देखिए मैं जबलपुर में किसी भी व्यक्ति को कोई कानूनी सलाह नहीं देता हूँ। बिल्कुल। हैं, इसलिए मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो ये कहना चाहिए मेरे फादर की मुझे प्रेरणा मिली थी कि अपने प्रोफेशन में, किसी भी प्रोफेशन में हो, आप ईमानदारी से अपने पक्ष वालों का काम करो। बिल्कुल। और वो मैं आज तक निभा रहा हूँ। आज तक इस मेरे ऑफिस की जो एक मेरे पापा के और मेरे ऑफिस की जो छवि बनी हुई है, इसी बात से बनी हुई है कि चाहे मैं हूँ, मेरे बड़े ब्रदर हाई कोर्ट में जो हैं, या मेरे फादर थे, इनको आज तक कोई बड़े से बड़ा आदमी भी खरीद नहीं पाया है। बिल्कुल। क्या कभी ऐसा भी हुआ कि चूंकि आप एक अनुभवी अधिवक्ता थे और आपकी पत्नी जज थी, तो उन्होंने कुछ आपसे सलाह लिया हो, क्योंकि अनुभव की बात होती है किसी भी सलाह मामले तो में? देखिए, हमेशा कोई ऐसा नहीं है कि सलाह देने से किसी की कोई वो विचारधारा बदल जाती हो। लेकिन मैंने ये देखा कि मेरी वाइफ की जो टेम्परामेंट था, जी। वो सलाह जरूर करती थी, लेकिन कभी उस सलाह से वो बंधन में नहीं रहती थी। बिल्कुल। निर्णय वो अपने क्योंकि अनुरूप क्या ही होता है कि फाइलों में कभी लगता है कि हमको ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल, कभी लगता है कि नहीं ऐसा होना चाहिए।
तो हो सकता है जब उन्होंने मुझसे डिस्कशन किया हो तो मैंने कुछ और बताया हो, जी जी लेकिन जब उन्होंने अध्ययन किया तो कुछ और मिला हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो डिस्कशन जरूर करती थी और उसका लेकिन निष्कर्ष कुछ निर्णय और वो अपने मन से और अपने विवेक से लेती थी। बिल्कुल तो कोई ज़रूरी नहीं कि मेरी सलाह को वो प्राथमिकता दे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये उनका एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व था और अभी भी है कि उन्होंने अपने इस न्यायाधीश के पद पर रहते हुए उस गरिमा का कभी भी उन्होंने कहना चाहिए मान सम्मान घटाने की कोशिश नहीं किया है। और ये मेरे परिवार के लिए और हम सब लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। बिल्कुल। कि एक अच्छे न्यायाधीश और न्यायप्रिय न्यायाधीश के रूप में अपना पूरा सर्विस कॉल निकाला है। अब तो वो सेवानिवृत्त हो चुकी हैं और शेड्यूल में ही रहती हैं मेरे साथ। हाँ। तो ज़्यादातर देखा जाता है कि सिविल और क्रिमिनल जो होते हैं वो विशेषज्ञ होते हैं, उसी पर उनकी अच्छी पकड़ होती है और उसी पर वो प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन आपके साथ दोनों स्थितियां हैं। जितना आप सिविल में एक अच्छा एक वो है, लोगों का आस्था है, हम देखते हैं कि क्रिमिनल्स में भी लोग आपके ऊपर बहुत विश्वास करते हैं। ये दोनों का समायोजन कैसे कर पाते हैं? देखिए, विशेषज्ञ की बात अगर हम करें तो ये ज़्यादातर जो बड़े कोर्ट्स होते हैं जैसे हाई कोर्ट्स है, सुप्रीम कोर्ट, जी वहाँ पर हमेशा एडवोकेट कोई ना कुछ स्पेसिफिकेशन में एक्सपर्ट्स होकर काम करते हैं, क्योंकि वहाँ पर उस तरह की एक्सपर्टीज़ की बहुत ज़रूरत होती है। लेकिन जिला अदालतों में देखिए आपको हर तरह के काम करने पड़ते हैं। बिल्कुल। तो मेरे ऑफिस में, पापा के ऑफिस में सिविल भी बहुत अच्छा काम था, बहुत बड़े बड़े केसेस थे और क्रिमिनल में भी मोस्टली बड़े सेशंस ट्रायल जो मर्डर या इस तरह के मुकदमे हुआ करते थे। अब आजकल तो बड़ा स्पेसिफिक हो गया है। कुछ करप्शन के केसेस आपने सुनते होंगे, बिल्कुल। एनडीपीएस के सुनते होंगे, है ना, पास्को के सुनते हैं। दैट इज ए स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन। बिल्कुल। तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही शुरू होते हैं मुकदमे। तो लोग भी यहाँ कोशिश करते हैं कि उनको अच्छा वकील मिले, कोई जानकार वकील मिले। और इस वकालत के पेशे में आपका अनुभव आपको कोई भी कानून में काम करने के लिए पूरी तरह सहयोग करता है। बिल्कुल। तो अगर आप सिविल भी करते हैं तो अच्छा क्रिमिनल भी कर सकते हैं, अच्छे क्रिमिनल के वकील हैं तो सिविल भी काम कर सकते हैं। इसलिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसको डाइवर्सिफाइड करना उचित नहीं है, क्योंकि उस तरह का वर्क में काम यहाँ नहीं होता है। इसलिए वकीलों को, चाहे वो बड़े वकील हों या हमारे साथी लोग हों, हर तरह का काम करना पड़ता है। प्रोफेशन के बाद जब हम प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, जब हम किसी एक संगठन का या समूह का या विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं तो हमारा उद्देश्य होता है। जब आप संघ में गए, समूह में गए, तो आपका एक उद्देश्य रहा होगा। आप मध्य प्रदेश में एक बड़े पद में हैं, क्या उद्देश्य है, क्या करना चाहते हैं वकीलों के लिए, अधिवक्ताओं के लिए, क्या सोच है और क्या अभी तक किया और क्या बाकी है? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि मेरा इस स्टेट बार का इलेक्शन लड़ने का कोई विचार नहीं था। जी। लेकिन साथियों का स्नेह और उनका उत्साह जो है मुझे इस क्षेत्र में डाला। और जब मैं जीता तो मुझे लगा कि अभी भी हमारी अदालतें कुछ ऐसी हैं कि जो काल बड़े बड़े जगहों में ही सिमट के रह गई हैं। बिल्कुल। मतलब न्याय के लिए जो है अदालतें अगर बड़ी स्थानों पर हैं, वही पे लोगों को ज़्यादा न्याय मिलता है। मेरा प्रयास ये था कि इस बारे में हमेशा छोटी अदालत तक, तहसील स्तर तक की अदालतों में अच्छे न्यायाधीश पहुँचे, अच्छे वकील हों जो कम से कम न्यायालयों में खड़े होते हैं जब किसी मुकदमे में तैयारी करके खड़े हों। बिल्कुल। तो मेरा हमेशा ये प्रयास था। और मैं एक वाक़या बताता हूँ आपको। स्टेट बार का जस्टिस हेमंत गुप्ता जी पंजाब एंड हरियाणा से यहाँ पे आए थे एज ए चीफ जस्टिस बन करके। तो उनका स्वागत था, तो मुझे थैंक्स के लिए खड़ा होना था उनके बोलने के लिए। तो मैंने खड़े होते ही सबसे पहले तो क्षमा मांगी कि मैं कुछ चीज़ें आपसे कहना चाहता हूँ, बोर्ड ऑफ थैंक्स आपको बाद में दूंगा। और मैंने उनसे यही कहा कि सर ऐसा है कि आप बहुत अच्छे और बहुत रिच प्रदेश से, बहुत विद्वान लोगों के बीच से आप यहाँ आए हैं। हमारा ये जिला या क्षेत्र या कहना चाहिए शहरों मध्य प्रदेश, ये आदिवासी बहुल इलाका है। यहाँ पे उतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है वो नहीं है। और यहाँ के हमारे न्यायाधीश और जो न्यायालय का जो कार्य है वो आपको ज़रूर देखना चाहिए। बोले क्या मतलब तुम्हारा? मैंने कहा देखिए, आपका हाई कोर्ट है या जबलपुर का जिला न्यायालय है, निश्चित वेल इक्विप्ड है, बहुत अच्छे वकील हैं और बहुत अच्छे बैठने की और उनके काम करने की व्यवस्था है। लेकिन जब आप तहसील स्तर जाते हैं तो कहीं पे आपको झोपड़ी में बैठे हुए वकील दिखेंगे, कहीं पे टीन शेड में बैठे हुए वकील दिखेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि कृपया करके आप एक बार पूरे प्रदेश का भ्रमण करें और तहसील में जरूर जाएँ। उन्होंने बोला जरूर था कि मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। और अब धीरे धीरे तरक्कियाँ भी हो रही हैं। देखिए क्या है, प्रयास एकदम से तो कोई सफल होता नहीं है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि अदालतें जैसे शेड्यूल की जिला अदालत भी है, बिल्कुल, यहाँ पे नए नए चीज़ पूरे कंप्यूटराइज हो गई। कोर्ट तहसील स्तर तक कंप्यूटराइज करने की कोशिश की जा रही है। वकीलों को बार काउंसिल से ई लाइब्रेरी के नाम पे हमने 3 बार कंप्यूटर्स दिए हैं। बिल्कुल। और उसमें पूरी लाइब्रेरी जो लॉ की लाइब्रेरी है अपनी बुक्स की, वो पूरी फीड करके दिलवाई है मैंने। बिल्कुल। तो बार काउंसिल प्लस हाई कोर्ट
दोनों लोग इस प्रयास में हैं कि जो न्याय की जो व्यवस्था है वो नीचे स्तर तक बिल्कुल, जहाँ पर जो कहते हैं जो किसी समाज का एक अंतिम व्यक्तित्व खड़ा है वहाँ तक हम पहुँचाएँ। तो ये प्रयास लगातार हमारे द्वारा किया जा रहा है बार काउंसिल के माध्यम से, और हमारे न्यायाधीश, सम्मानित न्यायाधीश गण भी इस क्षेत्र में पूरा सहयोग करते हैं हम लोगों का, और हम लोग भी उनको न्यायदान में हमेशा ये प्रयास करते हैं कि पूरा सहयोग कर सकें। क्षेत्र और समाज आपके पिता के रूप में आपको देख रहा है, अब आने वाली जो पीढ़ी है आपके रूप में किसको देखने वाली है? देखिए, ये भी एक अच्छा आपका सवाल है। मेरे 3 बच्चे हैं। मेरी बिटिया सबसे बड़ी है और वो भी अभी जॉब में है दिल्ली में। उसके बाद मेरा जो बेटा है बड़ा, दीप्तांशु नारायण पाठक, उसने 2017 में वकालत किया था सिम्बोसिस लॉ स्कूल पुणे से, और उसके बाद वो मेरे साथ यहाँ शेड्यूल में भी वकालत करते हैं और हाई कोर्ट में भी उनकी अपीयरेंस होनी शुरू हो चुकी है। और मोस्टली एक्चुअली वो शेड्यूल के लायक तो है नहीं कि वो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं, बिल्कुल, और उनको हिंदी में ड्राफ्टिंग में तकलीफ़ होती है। लेकिन अभी जब तक मैं साथ में हूँ तो मैं चाहता हूँ कि वो मेरे साथ काम करके लोअर कोर्ट्स की बेसिक जो नीड्स हैं या कानून की जो जानकारी है वो भी ग्रहण करें। उसके बाद अगर हाई कोर्ट में जाएँ तो ज़्यादा सफलता मिलेगी। और मेरा छोटा बेटा जो है वो NLU के थ्रू, क्लैट के थ्रू एक एडमिशन टेस्ट होता है जो लॉ कॉलेज, बड़े रिनाउंड लॉ कॉलेजेस होते हैं उनके एडमिशन के लिए, तो उसने भी सफलता प्राप्त किया ऑल इंडिया रैंकिंग पे, और अपने हिंदुस्तान का नंबर 1 या नंबर 2 दोनों कह सकते हैं उसको आप, बिल्कुल, क्योंकि कभी बेंगलोर होता है, कभी हैदराबाद होता है, नलसार। इसमें वो नलसार में वो पढ़ाई कर रहा है, लॉ की ही पढ़ाई कर रहा है, 5 ईयर्स कोर्स की, और इस साल उसका लास्ट सेमेस्टर है, मई जून में सेमेस्टर ख़त्म हो जाएगा। और हम लोगों के लिए एक बहुत खुशखबरी और गर्व की बात भी है कि उस बच्चे को मेरे एक बहुत अच्छा लीगल फर्म से बड़ा अच्छा पैकेज भी मिल गया है। बिल्कुल। तो जैसे ही वो जून में आएगा उसके बाद उसको दिल्ली में ट्राई लीगल करके कॉर्पोरेट लीगल फर्म है जो उसको अपने यहाँ ऑफ़र दे के काम करने के लिए बुला रही है। एक्चुअली उसका इंटरेस्ट तो था नहीं लीगल फर्म में जाने का, लेकिन मैंने कहा कि बेटा देखो, इस प्रोफेशन में आने के लिए हर तरह के लोगों से आपको मिलना ज़रूरी है, इंटरेक्ट करना ज़रूरी है। बिल्कुल। तो आप कम से कम 1 साल 2 साल जरूर काम करो। ये लीगल फॉर्म्स जो आजकल एक ज़रूरत हो गई है पूरे देश के लिए। जी बिल्कुल। बड़े बड़े लोगों के जो काम और जो वकालत में जो मुकदमे होते हैं इन्हीं के माध्यम से लोगों को दिए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनका एक एक्सपर्टाइज पूरा जॉब होता है, काम होता है, तो वो भी ज्वाइन करने वाला है। तो मेरे इस पेशे में मेरा बेटा है जो दीप्तांशु, वो तो देख ही रहा है, और भविष्य में अगर वो आना चाहे, छोटा वाला विशाल पाठक, तो वो भी आना चाहेगा तो या तो वो जबलपुर में करेगा या दिल्ली में करेगा, क्योंकि वो भी एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ के आया है, तो उनके नॉलेज का लाभ जितनी बड़ी अदालतों में हो उतना अच्छा हो सकता है। लेकिन कोई ना कोई शेड्यूल में भी जरूर रहेगा। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि उनका मीडियम इंग्लिश था, उनके लिए ये थोड़ा सा टफ हो रहा है क्षेत्र, लेकिन जिस तरीके से आपके अगर जो पीढ़ी थी वो ज़मीनी स्तर पर समाज से, लोगों से जुड़ी हुई थी, तो ऐसे में उनके लिए कितना ये मुश्किल होगा और कितना आसान करते जा रहे हैं आप? नहीं, देखिए, सवाल जो अंग्रेजी का मैंने कहा, कोई ऐसा नहीं है कि वो हिंदी जानते ही नहीं हैं, हिंदी बहुत अच्छी जानते हैं, लेकिन एक जो कहना चाहिए जो लॉ के लीगल वर्ड्स हैं, बिल्कुल, जिनका जितना अच्छा प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में है आज भी, हिंदी में कहीं ना कहीं वो चीज़ अभी भी कमजोर है। मेरा सवाल इसलिए था कि जब हम ग्राउंड पर बात कर रहे थे तो लोगों का कहना ये था कि आपको पाके लोग बहुत खुश हैं और लोगों को काफ़ी संतोष होता है, एक बेहतर माहौल शुरू से मिल रहा है, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी वो शायद यहाँ पर प्रैक्टिस ना करे, वो बाहर जाए तो उन्हें उनका सानिध्य नहीं मिल पाएगा, इसलिए। नहीं, देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो ओपन फील्ड है, यहाँ पे कहीं भी आप कर सकते हो। जैसा कि मैंने अपने बच्चे के बारे में कहा कि इसका निश्चित रूप से रुझान बहुत अच्छा है, बहुत शार्प एंड वेरी इंटेलिजेंट बॉय है ये, और इसका लाभ यहाँ भी मिलना चाहिए, वहाँ भी मिलना चाहिए। शेड्यूल में मेरा ऑफिस है, जब तक मैं हूँ तो हूँ बिल्कुल, तो मेरे बाद यही लोग संभालने वाले हैं। अब ये निर्णय करना इनके ऊपर है कि ये यहाँ रहना चाहते हैं, जबलपुर जाना चाहते हैं। मेरे लिए तो कहना चाहिए मजबूरी बन गई थी कि मुझे पापा के बाद इस ऑफिस को संभालना था, लेकिन इनके लिए ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। आने वाली जो पीढ़ी है, अधिवक्ता जो परिवार है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा कि इस प्रोफेशन में सक्सेस ज़रूर विलम्ब से मिलती है, बिल्कुल, लेकिन सक्सेस जब मिलती है तो उसका कोई अंत नहीं होता है। आप हमेशा अपने पक्षकार के लिए ईमानदारी से काम करें, और उसका कभी भी कोई एक मुकदमा भी आपको किसी भी एक्ट का मिलता है, अगर एक मुकदमा मिल गया तो ये समझ लीजिए आप कि वो क्लाइंट जो है आपके ऊपर एक विश्वास करते हुए आपको एक नए कानून की जानकारी देने के लिए आपके पास आया हुआ है। अगर उस मुकदमे को स्टडी करके हम उस कानून में भी अपना ज्ञान अर्जन कर लें तो भविष्य बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो मेरी युवा साथियों से यही अपील है कि जब भी कोई मुकदमा आए तो उसमें पूरी ईमानदारी से पहले कानून का अध्ययन करें, अपने पक्षकार की पूरी बात रखें,
और पक्षकार की बात को कानून के दायरे में देखते हुए अगर वो न्यायालय में रखेंगे तो सफलता से दूर नहीं हो सकते, वो हमेशा सफलता मिलेगी। बिल्कुल। एक अंतिम सवाल जी आप कुछ कह रहे हैं? जी, मैं कह रहा था कि मेरे फादर ने मुझे ये चीज़ सिखाई थी कि कैसे किसी मुकदमे की तैयारी करना चाहिए आपको। तो कोई ज़रूरी नहीं कि मैं हर क्षेत्र में एक्सपर्ट हूँ, लेकिन जब कभी कोई नया मुकदमा आता है तो ऐसा नहीं कि उसको मैं छोड़ दूँ, मैं उसको चैलेंज के रूप में लेता हूँ कि एक नई चीज़ आई जिसको मेरे को नई चीज़ की जानकारी मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। न्यायालय, अधिवक्ता, पुलिस, पत्रकार, ये चारों में समन्वय आपके अनुसार कैसे होना संभव है? देखिए, ये चारों एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। आजकल आप देखते होंगे कि जो न्यायालयों में जो सज़ा होती है बिल्कुल उसका प्रकाशन ज़्यादा हो रहा है पेपरों में। जी। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये भी गलत है कि समाज में सिर्फ एक मैसेज देना कि सज़ा हो जाना ही पर्याप्त है किसी को, ये अच्छा नहीं है। यहाँ पे हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत से ऐसे लोगों को हम देखते हैं कि किसी कारण बस वो किसी रंजिश के कारण फंसा दिए जाते हैं झूठे मुकदमों में। तो मुकदमों का भी प्रकाशन करना चाहिए और बताना चाहिए ऐसा नहीं है न्यायालय सिर्फ सजा करने के लिए नहीं है, बल्कि समाज को न्याय देने के लिए है। तो न्यायालयों का उद्देश्य निश्चित रूप से उनके पास जो सत्य होंगे, साक्ष्य होंगे, उसके हिसाब से निर्णय करती हैं वो, लेकिन समाज को मैसेज देना ये भी ज़रूरी है कि यहाँ न्याय होता है, अपराधी लोग दंड पाते हैं और जो ईमानदार लोग होते हैं उनको न्याय से छूट भी मिलती है। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि पुलिस जो अपना काम करती है वो भी अपनी ईमानदारी से करे, हमारे पत्रकार बंधु और जो समाचार वाले लोग हैं उसको भी समाज का विश्लेषण करें। आप मुकदमे में जब कभी देखेंगे किसी फैसले को तो आप देख के समझ जाएंगे कि इस फैसले में कहीं अच्छी चीज़ आई है या कहीं गलत तरीके से फैसला किया गया है, तो उसको आपको भी विश्लेषण करना चाहिए। एक फैसला समाज का एक आईना होता है, बिल्कुल। उसको भी करना चाहिए। और जहाँ तक हम लोगों की बात है वकीलों की या प्रोफेशनल्स की, तो हम लोग देखिए हमेशा किसी न किसी एक पक्ष के होकर के एक पक्ष का क्रिटिसिज्म करते हैं। बिल्कुल। लेकिन हम वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि हमको बताना होता है कि कहीं ना कहीं न्यायालय ने कहीं त्रुटि की है। बिल्कुल। और उसको इसलिए अपील में चुनौती दी जाती है। कभी लोअर कोर्ट नहीं सुनती तो हाई कोर्ट सुनती, हाई कोर्ट नहीं सुनती सुप्रीम कोर्ट सुनती है। और आप देखेंगे कि आज के ज़माने में ऐसे बहुत सारे जजमेंट हाई कोर्ट्स के होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल पलट देती है। तो न्याय का क्षेत्र बहुत बृहद है और हर वकील की अपनी एक अलग अलग राय होती है कानून के बारे में, जितनी जानकारी होती है। बिल्कुल। निश्चित रूप से प्रैक्टिस के दौरान कई मुकदमे आए होंगे, इंटरेस्टिंग रहे होंगे, कोई ऐसी रही होंगी जो आपके दिमाग, दिल और आज भी एक जहन में होंगे, कुछ ऐसा मुकदमा जो इंटरेस्टिंग हो और हमारे दर्शक जानना चाहें? देखिए, मैं तो बहुत मुकदमे कर चुका हूँ और करीब मेरी 35-36 साल की वकालत हो चुकी है। मैंने सिविल में भी बहुत अच्छे अच्छे मुकदमे किए हैं। लेकिन जहाँ तक इंटरेस्टिंग मामलों का जब बात आती है तो क्रिमिनल में ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मामले होते हैं, जैसे लोगों को लगता है कि क्या अचीवमेंट हुआ है। बिल्कुल। मेरे पास एक मुकदमा था कोतमा न्यायालय का, जिसमें एक बच्ची जलकर मर जाती है और जलने के पहले उसने जो पुलिस को या डॉक्टर को जो स्टेटमेंट दिया था उसमें उसने ये आरोप लगाया था कि दोनों देवरानी और जेठानी ने उसके ऊपर आग लगा के उसको जला दिया है। बिल्कुल। तो ये मुकदमा बहुत ही कहना चाहिए कि इंटरेस्टिंग के साथ एक चैलेंजिंग था मेरे लिए। और जो पक्षकार था उसमें एक उसका भाई वकील भी था और उसने मेरे पर इतना फेथ किया था कि भैया इसको आपको करना है और जो भी हो उसकी चिंता नहीं करो, फीस जो भी होगी। और उसने मुझे वाकई एक अच्छी फ़ीस भी दिया। लेकिन वो मुकदमा मैंने चैलेंज में लिया और उसमें मैंने ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश किया कि जो डाइंग डिक्लेरेशन था, मतलब उस मृत्युकालिक कथन जिसको कहते हैं, जी जी, वो मृत्युकालिक कथन उसने कभी दिया ही नहीं। और उसको उसके परिवार के लोगों ने फैब्रिकेट करके पुलिस से और डॉक्टर से दर्ज कराया था। और अंत में मैंने ये देखा कि इस मुकदमे में मैंने जो काम किया था निश्चित रूप से हमारे क्लाइंट को इसमें सफलता मिलेगी। और हमारे माननीय भामकर साहब थे एडीजे, उन्होंने इस पर निर्णय सुनाया था। और बल्कि एक बात भी आई उस केस में कि आपने सुना होगा कि दिल्ली का जो एक बहुत बड़ा केस था जिसमें वो महिला को ट्रक वाले रात को फेंक गए थे। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो उन्होंने कहा कि तुमने ये जजमेंट साइड नहीं किया। तो मैंने उनसे कहा कि सर ऐसा है कि मैं वो चीज़ साइड करता हूँ जिसमें हमारे पक्ष में सब चीज़ें हों, क्योंकि अगर हम दोनों आधा आधा करके साथ दे देंगे आपको तो आप जो पाओगे वो विश्वास कर लोगे। बिल्कुल। तो बोले ऐसा नहीं है, हम लोग तो न्याय के लिए बैठे हुए हैं। और निश्चित रूप से उन्होंने वो जजमेंट का हवाला देते हुए और डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में बड़ा बच्चा नहीं निकल दिया था। और वो दोनों महिलाएं थी जो उन्होंने बाइज्जत बरी किया था। और ऐसे बहुत सारे हैं, मर्डर के केसेस हैं जिसमें आई विटनेसेस होते हैं, उसके बाद भी हम लोग उनको निकाल ले जाते हैं।
अभी चीज़ें तो वकालत की टैक्टिस होती है, गवाहों के बयान होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें सभी मुकदमे हम लोग के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो याददाश्त बन के रह जाते हैं हमारे लिए भी। कभी ऐसा हुआ कि दोनों पक्ष आपके पास आए हों और आपको निर्णय करना पड़ा हो कि इनमें से मुझे किसका चुनाव करना? देखिए, इसमें कोई बहुत ऐसी बात नहीं होती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकदमा है जो अपने शलोद से संबंधित है। जी जी। यहाँ पर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह जी थे, आपको याद होगा, और हमारे विधायक जी छोटे लाल सराव जी के पुत्र राजा सरावगी के बीच में कुछ विवाद हुआ था, आपने सुना होगा, और उसमें कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के FIR के आधार पर राजा सरावगी के खिलाफ मुकदमा भी कायम हुआ था। और एक बार मैं कलेक्ट्रेट में घूम रहा था तो अचानक राघवेंद्र सिंह जी ने मुझे कहा कि दिनेश, तुमको मेरी तरफ से पैरवी रखना है न्यायालय में। बिल्कुल। तो मैं कहा साहब, ये ऐसा कौन सा मामला आपका आ गया है? बोले नहीं, कोई भी आएगा तुमको मेरी तरफ से पैरवी करना है। तो मैं कहा ठीक है सर, अब आपने कह दिया है तो कोई बात ही नहीं है। फिर इनके खिलाफ मुकदमा आया न्यायालय में। कलेक्टर साहब ने मुझे पहले ही कहा हुआ था, तो राजा सरावगी जी ने मुझे बहुत अप्रोच किया, मुझसे कही, लेकिन मैंने उनको एक ही चीज़ कही कि मैंने कहा मेरा एथिक्स ये गवाह मतलब नहीं करता है कि मैं एक बार उनको प्रॉमिस करने के बाद आपका मुकदमा करूं। बिल्कुल। और मैंने कलेक्टर साहब की तरफ से पक्ष रखा। गवर्नमेंट ने इनके मुकदमे को वापस देने का ऑर्डर भी किया था राजा सरावगी जी का। बिल्कुल। लेकिन मैंने उस मुकदमे में शासन की तरफ से, या कहना चाहिए जो हमारे कलेक्टर साहब थे, उनकी तरफ से पक्ष रखा और इनकी वो अर्जी भी खारिज हुई थी। और दुर्भाग्य था कि उस मुकदमे में बाद में राजा सरावगी जी को दंडित भी होना पड़ा। तो ये कोई बहुत मेरे लिए अचीवमेंट तो नहीं है। बिल्कुल। लेकिन सवाल ये है कि किसी एक को प्रॉमिस करने के बाद हम उसके विरोधी पक्ष से मुकदमा ले लें, ये अच्छी चीज़ नहीं थी। और मेरा एथिक्स मुझे इसके लिए जवाबदेह नहीं मानता था, इसलिए मैंने राजा सर का मुकदमे की पैरवी न करते हुए कलेक्टर साहब की तरफ से पैरवी किया था। एक राष्ट्रीय स्तर का प्रश्न है, जिस तरीके से अभी लगातार सरकार के कुछ निर्णय पर, कुछ डिसीजन पर कोर्ट हस्तक्षेप कर रही है, आपको क्या लगता है कोर्ट बेवजह हस्तक्षेप कर रही है या सरकार की कुछ ऐसी नीतियां हैं जो जनहित के मुद्दों को टच नहीं कर पा रही हैं? देखिए, जहाँ तक एज अ लॉयर मैं अगर बात करूँ, जी जी, न्यायालय हमेशा ये प्रयास करती है कि जो फैक्ट्स उसके सामने रखे जाएं, उस पर वो बहुत बारीकी से अध्ययन करते हुए समाज के दायरे को चिन्हित करते हुए निर्णय करती है। हो सकता है कि सरकारों को वो निर्णय कभी कोई पसंद नहीं आते हैं, लेकिन इस देश का लोकतंत्र, या कहना चाहिए इस देश के सामाजिक ढांचे का जो अभी भी मौजूद है, या लोगों को जो न्यायालय पे विश्वास है, उसके लिए हमारी सर्वोच्च न्यायालय एक बहुत बड़ी न्यायालय है और उनके आदेशों को हमको पालन जरूर करना चाहिए। अभी मैं कल ही पढ़ रहा था पंचायत चुनाव के बारे में, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी फटकार लगाई सरकारों को, बिल्कुल, है ना, लेकिन उसका भी उन्होंने एक बाई मीडिया निकाल के एक नया रास्ता निकालने की कोशिश की है। ये बिल्कुल भी परंपरा अच्छी नहीं है। अगर हमारी सरकारें न्यायालयों का सम्मान नहीं करेंगी, बिल्कुल, है ना, तो उस स्थिति में हमारा समाज बिगड़ जाएगा। और हर व्यक्ति अगर इस तरह से समाज और न्यायालय का अपमान करने की कोशिश करेगा तो वो एक अच्छा मैसेज पूरे समाज के लिए नहीं होगा। तो न्यायालय गलत है या सही है, जब कभी निर्णय करती है तो उस पर हमको जरूर विचार करना चाहिए, उसको सम्मान करने की कोशिश करना चाहिए। और संभव अगर गलत लगता है आपको तो इसकी बड़ी कोर्ट में अदालत में करना चाहिए आपको, लेकिन ये कह के कि नहीं कि हम नहीं करेंगे आपका सम्मान। बिल्कुल। तो मैं थोड़ा सा इस मामले में सरकार के खिलाफ रहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ दोस्तों, तो कहते हैं अधिवक्ता वाकई न्याय प्राप्त कराने का एक आधार होते हैं, और जिस तरीके से एक बेहतरीन व्यक्तित्व और जिनका एक जीवन, और जो हम पुराने अगर प्रैक्टिस की बात करें, जिनका पूरा परिवार ही लोगों के लिए, लोगों के हित के लिए, चाहे वो जिस तौर पर हो, वो अगर दिलाने में एक अहम भूमिका निभा रहा, तो वाकई अपने आप में एक व्यक्तित्व। और निश्चित रूप से जैसा कि इन्होंने कहा कि जो आने वाली पीढ़ी है, प्रोफेशन के साथ साथ हम समाज की सेवा कैसे करें, हम लोगों की मदद कैसे करें, और जब निश्चित रूप से हम इनकी मदद, इनकी सेवा के भाव से जब किसी भी प्रैक्टिस या किसी भी प्रोफेशन पे आते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा जो उद्देश्य है वो सारगर्भित होता है। सर, हमारे शो में और हमसे बेहतरीन बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत समय दिया। जी जी, थैंक यू। ललिता हेल्थ केयर, होम्योपैथी, एक्यूप्रेशर, मैग्नेट थेरेपी, कपिंग थेरेपी, अब तक 60,000 से अधिक मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। साथ ही एक्यूप्रेशर और मैग्नेट थेरेपी, नेचुरल तरीके से मरीजों का इलाज। नमस्कार दोस्तों, होम्योपैथिक के द्वारा किसी भी बीमारी का इलाज लक्षण के आधार पर किया जाता है, और इस होम्योपैथिक की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इलाज के दौरान या इलाज के बाद कभी भी किसी दवाई का साइड इफेक्ट नहीं होता। हमारे सेंटर ललिता हेल्थ केयर में अभी तक लगभग 60,000 मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज किया गया है, जिसमें डायबिटीज़, बीपी, थायराइड, सोरियासिस, बहुत तरह की स्किन डिसीज, मानसिक रूप से बीमार लोग,
और ऐसी बहुत सारी असाध्य रोगों का इलाज सफलतापूर्वक किया जा रहा है। साथ ही हमारे सेंटर में अल्टरनेटिव पैथी के द्वारा जैसे एक्यूप्रेशर, कपिंग थेरेपी, इसमें किसी प्रकार की कोई दवा नहीं दी जाती। इसमें सिर्फ नेचुरल तरीके से मरीजों का इलाज किया जाता है। साथ ही दोस्तों, हमारे सेंटर में होम्योपैथिक, बायोकेमिक, इंडियन एवं जर्मन दवाइयाँ, कॉस्मेटिक उपलब्ध रहती हैं। संभाग का सबसे बड़ा होम्योपैथिक क्लिनिक डॉक्टर कपिल मिश्रा, एक अनुभवी चिकित्सक द्वारा, साथ ही आपके वास्तु दोष का निवारण, दृष्टि, वास्तुशास्त्र एवं फेंग शुई में आए और अपने वास्तु दोष दूर करें। ललिता हेल्थ केयर सेंटर, नियर स्वास्तिक गोल्ड बिल्डिंग, घरौला मोहल्ला, शहडोल। कॉन्टैक्ट 9827813127। आज की शाम की शुरुआत करते हैं और शाम की शुरुआत ही